चलिए स्टूडेंट्स, in last video lecture we have started discussing diagrams. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या है, कितना एडवांटेजियस है, क्या क्या लिमिटेशंस है और विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम, उसका थोड़ा बेसिक हमने डिस्कस किया था. तो टाइप्स ऑफ डायग्राम की बात करें तो फिर से मैं उसको थोड़ा वहां से शुरू कर रहा हूं कि कितने टाइप्स है. तो आप बोलोगे कि डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन के लिए आप बोल सकते हो कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम. ये टाइप्स जो है वो देखा जाए तो 3 अलग अलग कैटेगरी, उसके अंदर टाइप्स आएगी. एक है 1 डायमेंशनल डायग्राम, दूसरा है 2 डायमेंशनल और तीसरा है पिक्टोरियल डायग्राम. 1 डायमेंशनल डायग्राम में आपको 4 डायग्राम पढ़ने हैं. उसमें सबसे पहले जो है वो है बार डायग्राम. आप इसको बार डायग्राम या सिंपल बार डायग्राम भी बोल सकते हो. ज्यादातर सिंपल वर्ड यूज ना करें तो फिर भी सिर्फ बार डायग्राम लिखा हो तो आप उसको सिंपल बार डायग्राम ही समझ सकते हो, क्योंकि सिंपल नहीं है तो जो दूसरा नाम है वो स्पेसिफाई करने वाले हैं. तो सिर्फ बार डायग्राम लिखा हो तो वो सिंपल बार डायग्राम है, ऐसा भी समझ सकते हो. तो आज मैं डिस्कस करूंगा बार डायग्राम. अच्छा, बार डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके क्या रूल्स है, वो सब देखने से पहले सिर्फ एक काम करेंगे, हम सीधा एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन ही हम समझेंगे, ऑटोमेटिकली आपको सभी रूल समझ में आ जाएंगे. चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 54 हम देखेंगे. देखते हैं 54. रिफर करो क्वेश्चन नंबर 54. Information regarding number of students studying in a college in different faculties in a year is given below. Represent it by a suitable diagram. Faculty में arts, commerce, science, engineering, medical, law and number of students. आर्ट्स में है 500, कॉमर्स में 1300, साइंस में है 900, इंजीनियरिंग 400, मेडिकल 200 एंड लॉ 300. अब इसको जब मुझे बार डायग्राम में प्रेजेंट करना है, सुटेबल डायग्राम, यहां एक ही इंफॉर्मेशन है, फैकल्टी के अगेंस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट और फैकल्टी वाइज स्टूडेंट को डिवाइड किया हुआ है, तो एक ही डायमेंशन है, वो है फैकल्टी. ठीक है, और उसके अगेंस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट है. तो बहुत सिंपल डायग्राम बनाएंगे. सबसे कम कौन सी फैकल्टी में है, देखो यहां जो क्वेश्चन जो पैटर्न में दिया है, जैसे आर्ट्स पहले दिया है, कॉमर्स बाद में दिया है, तो एक एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पर हम फैकल्टी रख देंगे और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा. तो फैकल्टी, अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर नंबर लिख रहे हैं तो वाई एक्सिस स्केल बेस होगा. एक्स एक्सिस पर कोई आप एट्रीब्यूट रख रहे, फिगर्स रख ही नहीं रहे, तो वहां स्केल की जरूरत नहीं है. दूसरा एक पॉइंट, जब आप बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ऐसे बार आप बनाएंगे कि मेडिकल में कितने स्टूडेंट है, लॉ में कितने स्टूडेंट है. लेकिन बार डायग्राम का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे छोटी वैल्यू है 200 और सबसे ज्यादा वैल्यू है 300. तो आपको 200 से लेके 1300 तक की वैल्यू कवर करे, इस तरीके का वाई एक्सिस पर वैल्यू रखना है. तो एक काम करते हैं, मैं 100, 200, 300, हर एक सेंटीमीटर के लिए 100 स्टूडेंट्स, ऐसा मैंने स्केल लेके 1400 तक लिख लिया. तो 200 से एक कम भी हो गया, 1300 से एक ज्यादा भी हो गया, तो सब कुछ कवर हो गया और स्केल भी मेंटेन हुआ है. वाई एक्सिस पर स्केल मेंटेन करना जरूरी है. अब एक्स एक्सिस की बात करते हैं. एक्स एक्सिस पर हमको फैकल्टी रखनी है. देखो ये प्रेजेंटेशन प्रॉपर हो उसकी वजह से वाई एक्स एक्सिस पर फैकल्टी जो ऑर्डर में यहां दी है वो ऑर्डर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि वैल्यू के हिसाब से आप या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करो. तो मैंने यहां इंक्रीजिंग मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू को मैं पहले लूंगा, तो मेडिकल में सबसे कम स्टूडेंट है तो मैं पहले मेडिकल लूंगा.
तो यहां पर भी समझ के चलो, ये 0 0 0 वाला ओरिजिन पॉइंट है तो 1 सेंटीमीटर, ये दूसरा सेंटीमीटर, तो ये 2 पॉइंट छोड़ के मैं यहां पर मेडिकल के लिए बार बनाऊंगा। तो उसके बाद हर 1 सेंटीमीटर छोड़ के फैकल्टी, लेकिन मेडिकल में सबसे कम स्टूडेंट है, उससे ज्यादा स्टूडेंट कहां पर है, लॉ में, तो मैंने दूसरा लॉ लिया है। उससे ज्यादा स्टूडेंट कहां पर है, इंजीनियरिंग में, तो तीसरे, यहां एक मार्जिन छोड़ देंगे, फिर इंजीनियरिंग, उसके बाद आर्ट्स, उसके बाद साइंस, और लास्ट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉमर्स में है। तो उस हिसाब से मैंने लिख दिया। लेकिन यहां देखो 0 to 100, 100 to 200 जैसे मेंटेन किया, यहां ऐसे कोई स्केल मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन डायग्राम में पैरिटी मेंटेन हो, डायग्राम अच्छा लगे, उसकी वजह से मैं क्या करूंगा, हर 1 सेंटीमीटर छोड़ के दूसरा बार डायग्राम ड्रॉ करूंगा, और ऑर्डर में मैंने लिखा हुआ है। जैसे मेडिकल में 200 स्टूडेंट्स है, तो मेडिकल के लिए मैं ऐसा 200 और मेडिकल का एक, मेडिकल के अगेंस्ट इस तरीके का एक बार ड्रॉ कर दूंगा, यहां पर मैं लिख दूंगा 200, ये मेडिकल के लिए। फिर लॉ में 300 स्टूडेंट है, तो 300 यहां आएगा। देखो ये एक मैंने जो मार्जिन है 1 सेंटीमीटर का वो छोड़ दिया है, आप भी ग्राफ पेपर पर उस हिसाब से काम करोगे। ये 300, यहां 300। उसके बाद इंजीनियरिंग में 400 स्टूडेंट्स है, तो 1 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद ये इंजीनियरिंग, और यहां पर 400 है, 400 के अगेंस्ट ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हो गया 400। उसके बाद आर्ट्स में 500 है, तो ये 500 यहां पर आएगा। उसके बाद साइंस में 900 है, तो 1 सेंटीमीटर छोड़ के ये 900 यहां पर होगा कहीं से। यहां पर 900 ऐसा लिखो। और फिर कॉमर्स में 1300 है, तो ये कॉमर्स के लिए एक बार, ये 1300। देखो इस तरीके से मैंने अरेंज करके ही लिखा हुआ है, तो एक डायग्राम का एक पैटर्न आपको दिखाई देगा कि हाँ भाई इंक्रीजिंग है। ठीक है सर, ऐसा ना करे तो अच्छा, वैसे ऐसा करना चाहिए, ये गाइडिंग प्रिंसिपल है, ना करो तो कोई कुछ बोलता नहीं है। लेकिन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, एट्रैक्टिव होना चाहिए, समझ में ऐसा होना चाहिए, तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो और इस तरीके से करके रखो तो अच्छा लगेगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, दूसरी ये चीज है कि सपोज यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी में पिछले 5 साल में कितने स्टूडेंट है, मतलब 2012 में इतने थे, 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में, ऐसा कुछ डिटेल्स है। तो ईयर वाइज जब देते हैं तो यहां ईयर लिख देंगे एक्स एक्सिस पर, या कोई भी टाइम फ्रेम जो भी है, और यहां वाई एक्सिस पर वैल्यू रखेंगे। अब उस वक्त आपको ये रखना है कि ईयर वाइज जब आप लिखो तो ऑर्डर मेंटेन करने के, हो सकता है कि 2012 के बाद 2013 में कम हुआ हो, तो पहले बड़ा बार बनेगा फिर छोटा फिर, लेकिन हम ऑर्डर इस वक्त मेंटेन करेंगे टाइम का ऑर्डर। तो जब टाइम दिया हुआ है तो ऐसा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर देख के आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे मैंने मेडिकल इधर रखूं और इंजीनियरिंग इधर रखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन टाइम में आपको टाइम का ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। तो सिर्फ टाइम फ्रेम बार डायग्राम ड्रॉ करना हो तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं देखना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखना है।
तो इस तरीके से हम बार डायग्राम डिजाइन कर सकते हैं। बार डायग्राम जब भी डिजाइन करो, इसकी ये जो वैल्यू होती है वो हमेशा बार के ऊपर लिखने की हैबिट आपको रखनी चाहिए। अब एक काम करते हैं, बार डायग्राम ड्रॉ करने के वैसे कैसे किया वो तो समझ में आ गया, लेकिन जो कुछ मैंने ड्रॉ करते वक्त डिस्कस किया था वो हमने स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है। तो एक बार वो पोर्शन स्टडी मटेरियल का पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सिंपल बार डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है उसके रूल्स अभी हम स्टडी मटेरियल में देखते हैं। बार डायग्राम, व्हेन डेटा ऑन वन डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक फॉर डिफरेंट प्लेसेस, थिंग्स और टाइम्स आर गिवन, देन बार डायग्राम इज ड्रॉन। ये रहा, एक ही चीज के लिए डेटा दिया हुआ है। टेक डिफरेंट प्लेस और थिंग और टाइम, ये थिंग है उसको कहां पर, टेक ऑन एक्स एक्सिस। सेकेंड, थर्ड पॉइंट, बार्स रिप्रेजेंटिंग प्लेसेस और थिंग्स और टाइम ऑफ इक्वल विड्थ एट इक्वल डिस्टेंस आर इरेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस। विड्थ भी इक्वल होनी चाहिए और डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए। देखो मैंने 1 सेंटीमीटर का विड्थ रखा है तो हर बार 1 सेंटीमीटर का ही रखा है, और 2 बार के बीच गैप भी मैंने जो मेंटेन किया है वो सेम है। ऐसा हो जाए कि ये गैप 1 सेंटीमीटर का और उसके बाद लॉ के लिए मैं 2 सेंटीमीटर का गैप रखूं, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, फर्स्ट मैंने 2 सेंटीमीटर का लिया, सर उसका क्या, वो चलेगा। एक बार आपने शुरू कर दिया बार ड्रॉ करना, उसके बाद 2 बार के बीच जो गैप है वो मेंटेन करना चाहिए, और बार की विड्थ भी मेंटेन करनी चाहिए। हाँ, विड्थ को डेटा की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डेटा की वैल्यू को विड्थ से नहीं हाइट से लेना देना है। देखते हैं, तो width of bar should not be too small or too large। बार की width बहुत छोटी या बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। width has no relevance with value of data। डेटा की वैल्यू से width को कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, height of bar is kept proportional to the measure or quantity of respective places, things or time। height जो है वो मेजरमेंट के प्रोपोर्शन के हिसाब से, वैल्यू के प्रोपोर्शन के हिसाब से मेंटेन करनी है। टू प्रिजर्व द लॉजिकल ऑर्डर, ये लास्ट पॉइंट ध्यान से पढ़ो। टू प्रिजर्व द लॉजिकल ऑर्डर, डेटा शुड बी प्रेजेंटेड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, ऑर्डर। बट when it is with respect of time, जैसे ये मेडिकल फैकल्टी वाइज दिया लेकिन टाइम के रेफरेंस में दे, then bars are arranged in order of time only, that is chronological order। उस वक्त आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं देखना है। जो भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, वो सब एक बार फिर से हमने पढ़ लिया। अभी आपको मैं बोलूं कि बेस्ड ऑन दिस यू ऑल आर एबल टू कंप्लीट होमवर्क में अप टू क्वेश्चन नंबर 55। तो समझ के चलो कि 52 से लेके 55 तक आप सॉल्व कर सकते। उसमें 54 मैंने सॉल्व कर दिया, ये भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है। आप क्या करोगे, ग्राफ पेपर में इसको सॉल्व करोगे, ग्राफ पेपर में, ठीक है। तो सेपरेट ग्राफ पेपर ले लो और ग्राफ पेपर में आप उसको सॉल्व करो। हर क्वेश्चन के लिए आप सेपरेट ग्राफ रखो, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि एक ग्राफ पेपर में आप 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन 2 से ज्यादा मत करिएगा। मतलब मैं ये पर्सनली आपको बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एक ही ग्राफ पेपर में 4 क्वेश्चन सॉल्व तो हो सकते हैं, लेकिन वो ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा सजेशन है कि हो सके तो एक पेपर में एक बड़ा क्वेश्चन हो तो, या छोटे हो तो ऐसे 2 क्वेश्चन एक ग्राफ पेपर में लेके आप काम कर सकते हो। आप लूज पेज ग्राफ पेपर के भी ले सकते हो, या ग्राफ बुक बाइंडेड भी ले सकते हो। ग्राफ सर कौन सी पैटर्न के, मतलब 5 वो बॉक्सेस वाले ले या 10 बॉक्सेस वाले ले, वो आपकी चॉइस है। 10 बॉक्सेस वाले लेंगे तो एक्यूरेसी का लेवल ज्यादा रहेगा, बस इतना पॉइंट है और कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कंप्लीटली। और यहां पर हमारा ये सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।